और नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर रूबरू हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई सेगमेंट के साथ। और टॉपिक का नाम है लीगल पोजीशन ऑन प्रॉपर्टी परचेज्ड इन वुमेन्स नेम बाय हस्बैंड। ठीक है, हस्बैंड लोग जो है आमतौर से प्रॉपर्टी वाइफ के नाम की परचेज करते रहते हैं। ठीक है, टैक्स या मान लो स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए ये सब होता रहता है। लेकिन अब मामला आप सेफ मत समझिए, पहले भी सेफ नहीं था, अब भी सेफ नहीं है। तो अगर मान लो हाउस वाइफ या होम मेकर के नाम से प्रॉपर्टी यदि हस्बैंड ने ख़रीदी है, और यदि मान लीजिए वो कोई और काम धंधा नहीं करती है, सिर्फ हाउस वाइफ है, तो ऐसी हालत में जो भी प्रॉपर्टी उसके नाम की खरीदी गई है वो फैमिली की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। उसको इंडिपेंडेंट रूप से जो है वाइफ को बेचने का अधिकार नहीं रहेगा या नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार हो सकता है यदि मान लो सारा पैसा जो है उसी का हो रहा हो, या मान लीजिए उस प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है उसके अंदर उसका बहुत बड़ा योगदान रहा हो, तो ऐसी हालत में मामला थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अन्यथा जो है वो प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकती। तो ये था इसका हिंदी का एक निष्कर्ष जो मैंने बताया आपको, जो मैं सारा कॉन्सेप्ट अब बोलने वाला हूँ उसी का निचोड़ मैंने हिंदी में बता दिया आपको। तो अब बात आ जाती है इंग्लिश वर्सन की। इंग्लिश की जो है क्या है ये, द लीगल पोजीशन ऑन प्रॉपर्टी परचेज्ड इन वुमेन्स नेम बाय हस्बैंड। और द फर्स्ट पार्ट इज जनरल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। वो क्या है, अंडर इंडियन एक्ट, अंडर इंडियन लॉ, particularly section 114 of Indian Evidence Act 1872, courts can presume that if a Hindu husband purchases a property in the name of his homemaker wife who has no independent source of income, the property is bought with the husband's funds and is considered family property or joint Hindu family property unless proven, or the wife must prove she contributed her own funds in this property which she is being sold. This is because it is a common practice in India for husbands to buy property in their wife's name for benefits like stamp duty, concession 1 to 2% in many states for the family's benefit. Now the second part is wife's right to sell independent प्रॉपर्टी, यानी वाइफ्स राइट्स टू सेल द प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंटली। यानी स्वतंत्र रूप से वाइफ जो है किस तरह से प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है, उसके अधिकार क्या हैं, उसका जिक्र हम करने वाले हैं। इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ रिक्वायर्ड इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ रजिस्टर्ड in the wife's name but purchased with the husband's funds and she has no independent income, the wife does not have the absolute right to sell or transfer the property independently without the consent of other family members like husband or children. Allahabad High Court in 2024 ruling in the case of Saurabh Gupta versus Srimati Archana Gupta clarified that such a property is prima facie a joint Hindu family property and the wife cannot sell or auction or transfer it to a third party without legal challenges from other family members, especially after husband's death. So, if the wife can prove that the property was purchased with her own funds like स्त्री धन है ना, जैसे मान लो गहने वगैरह सोल्ड आउट कर दिए, गिफ्ट्स और अदर इंडिपेंडेंट इनकम, then she can claim full ownership and sell it independently, but the burden of proofs lies on her to show this as per बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोविजन एक्ट 1988। तो उसको जो है उस पर प्रूफ ऑफ बर्डन रहता है
कि भाई वो कैसे प्रूव करेगी कि ये पैसा कहाँ कहाँ से आया, कैसे कमाया उसने, वो सब जो है उसको शो करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब जो है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के तहत बात कही गई है। तो बेनामी ट्रांजैक्शन और नॉट, ये बेनामी है लेन देन या फिर नहीं है, इसका पता कैसे लगेगा? हाउ इट इज़ फाइंड आउट? द बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 अंडर सेक्शन 29AB has an exception that allows a husband to purchase property in his wife's name from his own known sources without it being considered a benami transaction. This means the property is legally in the wife's name, but the husband retains a beneficial interest if he paid for it. Courts, including the Calcutta High Court in 2023, have ruled that merely transferring money from husband to wife for property purchase does not automatically make it a benami transactions. However, if the intention was to benefit the family, not just the wife, but to benefit the family, it is treated as family property. यदि फैमिली को बेनिफिट देना मकसद था तो फिर ये बेनामी जो प्रॉपर्टी वाला जो मामला है ये इसमें ज़्यादा वो स्टैंड नहीं करेगा। यदि मान लीजिए वाइफ ने प्रॉपर्टी को आगे सेल आउट ही करने का मूड बना रखा है तो फिर जो है उससे पूछताछ तो की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इन जयदयाल पोडर वर्सेस MST BB Hazara 1974 case laid down factors to determine if a transaction is benami, such as the source of funds, possession, motive, and conduct of parties. If the husband funded the purchase to save stamp duty, courts may still consider it family property unless the wife process unless the wife proves otherwise. Not process but proves otherwise. So family are governed by intent and contribution. If the husband's intention was to save stamp duty but retain family ownership, the wife's ability to sell independently is restricted. Now, wife has to prove. अब वाइफ को प्रूव करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए उसने ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है तो अगर उसका इंटेंशन फैमिली की है तो बात कुछ और है, अगर इंटेंशन दूसरी है तो फिर बात कुछ और रहेगी, क्योंकि सभी लोग खड़े हो जाएंगे, हस्बैंड भी खड़ा हो जाएगा, बच्चे भी खड़े हो जाएंगे, वो अपनी पत्नी के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा, वो अपनी मदर के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, पर्सन एक ही है बीच में, वही जो एक लेडी है वही बीच में है, लेकिन सभी लोग अपने अपने हथियार उठा लेंगे तो मामला लाइट में आ जाएगा। तो वाइफ हैज़ टू प्रूव, क्या करना पड़ेगा? डिड द हस्बैंड पेड अमाउंट टू परचेज प्रॉपर्टी एंटायरली? Was the purchase in the wife's name only to save stamp duty? Third, can the wife prove her contribution to funds? Ensure that sale deed and payment records are clear. If husband's funds are used, it is likely family property. Consult a lawyer specialized in property law or Hindu Succession Act to review the specific case. You may consult an advocate who is specialized for property law
adhering to Succession Act if there is some problem, and can check if the wife has any documents, contribution, or if the husband's intention was to gift the property to her. ठीक है, वो सब चवा चेक कर लेगा। अगर एडवोकेट का कोई करते हैं, कोई मान लो तो ऐसी हालत में जो लीगल एडवाइज़र है वो हेल्प करता है। सौरभ गुप्ता वर्सेस अर्चना गुप्ता केस एंड सुप्रीम कोर्ट जयदयाल पोडर 1974 case and other are available on the indianqanun.org और sci.gov.in के ऊपर। ठीक है, अगर किसी ने देखने हो तो ये केसेस और बाकी केसेस सारे जो है इस साइट के ऊपर दिखाई दे जाएंगे, और अगर कोई देखना चाहता है तो उसको देख सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको सब कॉन्सेप्ट बता दिया कि वास्तविकता क्या है ना। अधिक एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है कि नया को कानून आ गया है, कानून तो ये पहले ही चल रहे हैं। तो बस बात सिर्फ इतनी ही है कि जो अगर पत्ते तो खुल गए तो फिर भाई मामला बिगड़ गया, अगर पत्ते नहीं खुले तो भाई मामला चल ही रहा है। जो पकड़ा जाए वो चोर, जो निकल जाए वो साध, बस इतनी सी बात है। और बातें वही हैं, वो कानून भी वही हैं जो पहले थे। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं थे, कानून तो होते हैं, लेकिन बात ये है कि कुछ चीज़ें छुप जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं छुपती। कल भी मैंने एक वीडियो जारी की थी वुमेन के ऊपर जो है। ठीक है, अब वुमेन के कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया। ठीक है, वुमेन ने एतराज़ किया, ऑब्जेक्शन उठाया, मामला गंभीर हो गया, और वुमेन ने कुछ नहीं कहा, है ना। कहीं पे भी हाथ फेर दिया, मान लो किसी ने बस के अंदर कुछ नहीं कहा, तो फिर वो कुछ भी नहीं है, कोई लफड़ा ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, लॉ तो हर तरह के हैं, बात तो सिर्फ ये है कि भाई ऑब्जेक्शन कहाँ उठता है। जहाँ ऑब्जेक्शन उठ गया मामला गंभीर हो गया, जहाँ कुछ नहीं हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वहाँ सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कोई गिफ्ट दो किसी को, जो मर्जी करो, सब चलता रहता है। और जहाँ मामला थोड़ा लाइट में आ गया, वहाँ मामला गंभीर हो गया। सो दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा, और सब तरह की भ्रांतियाँ मैंने दूर कर दी हैं कि किस तरह से लोग टैक्स सेव करते हैं अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी लेके, और या मान लो स्टैम्प ड्यूटी को बचाने की कोशिश करते हैं अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी करवा के, लेकिन अगला राइट वुमेन का क्या रहेगा वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में एक नई एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए